अलग। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने मैटर वेव्स की या फिर डी ब्रॉगली की जो आपकी डुअल नेचर ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम ये कहते हैं वेव एसोसिएटेड विद एनी मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज आपकी डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। सो डी ब्रॉगली प्रपोज कि कभी भी कोई भी पार्टिकल जो मूव करता है, तो कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है बिकॉज उसके मूवमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट इट क्रिएट्स वेव्स, और उस वेव्स को हमने नाम दिया यहाँ पे मैटर वेव्स। या लेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपकी जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं आपके मोशन की वजह से, पार्टिकल के मोशन की वजह से, उनको हमने यहाँ नाम दिया डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। उनकी जो वेवलेंथ है उसको हम कहते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली और मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ, ये इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। तो वो चार्ज आपका क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे आपका प्रोटॉन जाए, चाहे आपका फोटॉन जाए, उससे आपका कि उसका चार्ज आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में या उसके वेव्स की प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। It means matter waves or de Broglie waves is associated with every moving particle whether charged or uncharged। यहाँ पे जो de Broglie ने इक्वेशन दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है। दिस इक्वेशन से de Broglie wavelength that will be equal to h divided by p। h जो है वो अपना, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कवर कर चुके हैं। h जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो h की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसको ध्यान रखना है, यूनिट इसकी जूल सेकंड है। कई बार यूनिट डायमेंशन के चैप्टर में इस पे सवाल बन जाता है। ये आपकी h की वैल्यू हो जाएगी, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। और जो p है ये आपका मोमेंटम है, और अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है तो उसको आपको डायरेक्ट mv भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी। नाउ इसको हम लिख सकते हैं h बाय mv, और P को ये जो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रेशो है उसको हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जो उसको हम काइनेटिक एनर्जी K के बराबर लिखते हैं। ये आपकी उस पार्टिकल की एनर्जी होगी, और इसी को यूज़ करके हम कह सकते हैं आपका मोमेंटम P विल बी इक्वल टू √2mk। राइट, इसी को हमने यहाँ यूज़ करके कहा कि इसको लैम्डा, उसको हम एनर्जी अगर हमें दी हुई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी एनर्जी है, सो h बाय डिवाइड बाय 2me ये आपकी वेवलेंथ हो जाएगी उसकी मैटर वेव की। और इसी को अगर हम वो वाला सिनेरियो यूज़ कर रहे हैं जो आपका एक्सपेरिमेंट था कि ये आपका सेटअप है, आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करवाया है और आपने इसको v पोटेंशियल यहाँ से अप्लाई किया है, ठीक है। सो जो v पोटेंशियल अप्लाई किया है उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी qv के बराबर हो जाएगी। तो उसी को हमने एनर्जी को यहाँ पे प्लेस कर दिया qv में। नाउ नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान रखने हैं इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रखा है, अपने अलग अलग जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होते हैं उसके हिसाब से, आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ पे सवाल बनते हैं अपने। सो यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और आपका फोटोन और अल्फा पार्टिकल, और या फिर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए आप इनको डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हमने यहाँ पे h 2m और इसकी वैल्यू डाली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास h, उसको जो हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई। और इसको थोड़ा सा और मैं आपको अंदाज़ा दे दूँ, ये √150 डिवाइडेड बाय √v आता है, ठीक है। और √50 12.27 होगा। डायरेक्ट इस वैल्यू पे सवाल बनते हैं, डायरेक्ट आपको आधे मिनट के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ v की वैल्यू डालनी होती है आपने, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ये चारों वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 डिवाइड बाय √v इन एंगस्ट्रॉम आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी, वेवलेंथ होगी। फोटोन के लिए अगेन ये फिर जो हमने वैल्यू रखी 0.286 आता है, अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 आता है। ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम गैस पार्टिकल की बात करते हैं उसके लिए जो आपकी एनर्जी वाली जो टर्म थी, जो नीचे हम इसको एनर्जी लिख रहे थे, ये वाला उसको हम 3m/kT लिखते हैं, वेयर k इज आवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस कंक्लूड्स द चैप्टर। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है चैप्टर में। कि लैम्डा है उसकी वैल्यू h बाय p होती है, और आप लैम्डा अगर कैलकुलेट करना हो तो ये सारे वैल्यूज़ को हम ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कहता है वेव इज एसोसिएटेड विद मैटर। अपने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। व्हेन इट इज स्टेशनरी, सेकंड ऑप्शन है व्हेन इट इज इन मोशन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट ओनली, थर्ड है व्हेन इट इज मोशन विद एनी वेलोसिटी, और अपना फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नाउ ये अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन से पता है। हम ये कहते हैं कि वेव की जो आपकी जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका h/p जो है ये आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी, और इसको आप h/mv भी लिख सकते हैं, और ये v आपकी एनी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वेलोसिटी से जब पार्टिकल चलेगा उसकी वेव प्रोड्यूस होएगी। सो ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। हैंस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। Alright, next question. Question says an electron of mass small m when accelerated through a potential capital V has de Broglie wavelength lambda. तो जब आपने इलेक्ट्रॉन को कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो उसकी जो वेव जनरेट हुई है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। उसका सवाल है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन ऑफ मास कैपिटल M एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। ये बात अपने को पता है, हमने यहाँ पे लिखा था जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैम्डा विल बी इक्वल टू h/p, और इसको हमने लिख दिया था दिस विल बी इक्वल टू h/√2m k, और k को हम यहाँ लिख देंगे qv, आपका qv ये चार्ज हो जाएगा। ना इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो आपकी, बाकी सब तो h q सेम है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया, और v भी आपका सेम है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया आपका √m के। ठीक है, ये आपके मास के अंडर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन will be equal to √ of mass of proton divided by mass of electron. Now यहाँ पे अपने को mass of ये कैपिटल M और स्मॉल m दिया हुआ है, which means lambda p will be equal to lambda electron जो अपने को lambda दिया हुआ है multiplied by m divided by sorry ये छोटा m आएगा divided by smaller m। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, प्रोटॉन का ही हो जाएगा। Hence हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी would be the right answer for this particular problem. Alright, next question. Question says, an AIR station, All India Radio Station, is broadcasting the waves of wavelength अपने को दिया हुआ है lambda 300 meters. If the radiating power of the transmitter is 10 kilowatt, ये अपने को radiating power दी हुई है 10 kilowatt, then number of photons radiated per second क्या होएगा, हमें बताना है number of photon कितने radiate होंगे। ना ये भी हमने थ्योरी में बात की थी, हम यहाँ पे लिखते हैं जो आपकी पावर वो होएगी। ऑलराइट, इसको ऐसे देखते हैं। हमने कहा था कि आपके जो नंबर ऑफ टोटल फोटोन जो रिलीज हो रहे हैं आपके पर सेकंड, उसको आप लिखेंगे टोटल पावर डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल एनर्जी, आपकी एक फोटोन की जो इंडिविजुअल एनर्जी है उसके बराबर करेंगे। ना यहाँ पे पावर तो अपने को 10 किलोवाट दी हुई है, इंडिविजुअल एनर्जी जो है उसको आप लिखेंगे P डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी hc मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ये आपकी इंडिविजुअल एक फोटोन की पावर हो जाएगी। ना इसकी अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, सो ये अपने को दिया हुआ है फोटोन जो है उसकी पावर जो है वो अपने को दी हुई है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा है, लैम्डा अपने को दिया हुआ है 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय h की जो वैल्यू होती है उसको आप लिखेंगे 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय c 3 इंटू 10 टू द पावर 8। नाउ इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो एक 3 तो इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 और 4 और 5 और 6, और ये ऊपर जाके -2 तो ये बन गया 10 की पावर ये आ गई 34 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ये बना 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ये आ गया -8। नाउ इसको और डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 6.6। नाउ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो इसकी वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय आपका 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की जो पावर आई ये आ गई 40 में से आपने 8 माइनस किया, ये आ गया +32, ये इसकी वैल्यू हो गई। ना इसको अगर हम मैं 100 करके इधर वापस ले आए सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड, मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 10 टू द पावर 30। ना ये अगर इसको हम ये लिखेंगे ये हो गया आपका 6.6 को अगर मैं लिखूँ 100
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 3.3। नाउ 10 डिवाइडेड बाय 3.3 अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 3। सो ये आपका इजी कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में अगर आप फंस जाएं ऐसे तो कैसे करना है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 30 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये 10/3 जब आपने 3.3 किया, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके 30 बना, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30। नाउ इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हो गई 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 31। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, हेंस आपको ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी। हमारे ऑप्शन है 500, 5000, 2000 या फिर 1000 एक्सट्रॉम। नाउ बहुत ही आसान सवाल है, ये बात अपने को पता है, हमने लिखा था कि एनर्जी विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे आ जाती है और लैम्डा आपका यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, एनर्जी की वैल्यू आई थी। ना इसी को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं आप लैम्डा विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय ई हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है और अपना फाइनल आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। राइट, तो ई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रख दें 2.48 विच एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय 2.48 एंगस्ट्रॉम। नाउ नोटिस करेंगे 1.124 और 248 एक्चुअली इसका 2 से ही मल्टीपल हो रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू इसकी जो वैल्यू बनेगी 1 2 3 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 2 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसके सवाल यूजुअली मुश्किल नहीं होते हैं, कैलकुलेशन आसान होएगी। सो हेंस आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल कहता है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f naught where f naught is a threshold frequency is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1। तो जब हमारी कोई मेटल प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर हमने आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो f नॉट है, और यहाँ पे हमने 2f नॉट की लाइट इंसिडेंट की है, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है। मैक्सिमम वेलोसिटी अभी काइनेटिक एनर्जी पे जाएगा। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू, यहाँ पे नोटिस करना, बहुत बार यहाँ पे शब्दों से खेल होता है, बहुत बार शब्दों से हम कहते हैं इंक्रीज बाय या इंक्रीज टू। यहाँ पे कर रखा है इंक्रीज टू, आपका 5f नॉट है। अगर वर्ड इस्तेमाल होता है इंक्रीज बाय 5f नॉट, तो पहले 2f नॉट थी, 5 से इंक्रीज कर दी तो 7 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का, छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना। f नॉट 2f नॉट से हमने 5f नॉट कर दिया है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम सेम प्लेट इज v2। हमें बताना है v1 और v2 का रेशो क्या होगा, और ये आपके नीट का एक्चुअली 2018 का सवाल है। नाउ इस केस में जब हम बात करेंगे, पहले आपकी 2f नॉट फ्रीक्वेंसी है, जो आपके इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी वेलोसिटी v1 है मैक्सिमम। उसके बाद जो आपके इंसिडेंट है 5f नॉट पे फोटॉन्स, जो आपके इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उसकी वेलोसिटी v2 है। नाउ इस केस में अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, सो वो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिसको आप हाफ mv² लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू hf माइनस hf नॉट। नाउ पहले वाले केस में आपकी वेलोसिटी v1 है, और ये फ्रीक्वेंसी, ये आपकी इक्वेशन ये वाली यूज़ होने वाली है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। इस केस में हम यहाँ पे कहेंगे आपकी जो वेलोसिटी v1 है, तो इसको हम लिखेंगे हाफ mv1² विल बी इक्वल टू h 2f नॉट माइनस hf नॉट। इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी hf नॉट। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड केस में हमने क्या किया, इंक्रीज करके 5f नॉट कर दिया अपने इंसिडेंट उसकी वैल्यू। सो उस केस में सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1/2 mv2² विल बी इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाय 5f नॉट माइनस hf नॉट। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी hf नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ना हमें v1 v2 का रेशो बताना है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो v1² डिवाइडेड बाय v2²
इसकी जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे हाफ एम कैंसिल हो जाएगा दोनों का, यहाँ पे भी एच एफ नॉट है और ये 4 HF0 है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसका अगर V1 V2 का रेशो देख रहे हैं तो V1 डिवाइड बाई V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। हमें यहाँ पे V1 V2 का रेशो बताना है, उसकी वैल्यू आ गई 1/2। हेंस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का सवाल है। क्वेश्चन से अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा and lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times than in the first case, तो आपका second time में जो kinetic energy वो 3 times है first के comparison में। सवाल है the work function of the surface of the material is, h आपका Planck constant है, c speed of light है, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। और ये आपका अगेन नीट का सवाल है, 2015 में आपसे पूछा गया है। सो फर्स्ट टाइम हमने लैम्डास का वेवलेंथ के फोटॉन्स दिए, सेकंड टाइम हमने लैम्डा बाय 2 के वो फोटॉन्स वहाँ पे एमिट किए हैं। नाउ इस केस में हम लिखते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू HC। इसको आप लिखते हैं HC मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट आपकी जो वर्क फंक्शन है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। फाई नॉट आपका वर्क फंक्शन है जो हमें यहाँ पे बताना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ना दोनों केसेस जो भी अपने को दिए हुए उनकी वैल्यू डाल लेते हैं। तो पहली बार में आपकी लैम्डा की वेवलेंथ हमने यूज़ की, सो उसको हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। ठीक है, सेकेंड टाइम में हमने जो लैम्डा बाय 2 की आपको इंसिडेंट वैल्यू दी है, सो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय 2 है तो 2 ऊपर ले जाते हैं माइनस फाई नॉट। ये आपके सेकंड केस में वैल्यू हो गई, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ना उसके बाद हमें दिया हुआ है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन द सेकंड केस इज 3 टाइम्स, यानी कि KE2 जो है वो आपका KE1 के 3 टाइम्स के बराबर है, तो उसको 3KE1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1/3 विल बी इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाय 2HC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। नाउ अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2HC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट विल बी इक्वल टू 3HC बाय लैम्डा माइनस 3 फाई नॉट। ना हमें फाई नॉट की वैल्यू बतानी है, तो इस फाई नॉट को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सो इसको जब हम इधर लाएंगे, सो ये आपका 3 फाई नॉट जो है इधर प्लस बन जाएगा, माइनस फाई नॉट करके लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी 2 फाई नॉट विल बी इक्वल टू उधर ले जाएंगे। सो 3HC बाय लैम्डा में से 2HC बाय लैम्डा माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा HC बाय लैम्डा। इसका मतलब ये है कि आपका जो फाई नॉट है उसकी वैल्यू हो गई 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, सो ये आ जाएगा HC बाय 2 लैम्डा। लैम्डा नॉट नहीं है, ये लैम्डा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी HC बाय 2 लैम्डा नॉट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे नीट 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ अ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपकी जो वेवलेंथ है और मोमेंटम है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, उसका ग्राफ हमें बताना है, इनमें से कौन सा होगा। ना रिलेशन अपने को पता है, लैम्डा इज इक्वल टू हम h बाय p लिखते हैं। सो इसका मतलब है लैम्डा और p जो है वो आपके इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए, हेंस इनका जो ग्राफ बनेगा वो आपका हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, एंड हेंस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। वो आपका हाइपरबोलिक वेरिएशन है, इसको आप स्ट्रेट लाइन वेरिएशन कहते हैं विद अ पॉजिटिव स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है विद अ नेगेटिव स्लोप, ये आपका पैराबोलिक वेरिएशन है, वो आपका हाइपरबोलिक वेरिएशन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 2012 का सवाल है आपके एग्जाम का. क्वेश्चन सेज इफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, स्मॉल p से अगर हमने उसे चेंज किया है, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.5%. तो अगर हमने मोमेंटम में आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है उसको p से चेंज किया है, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो 0.5% से चेंज हो जाती है. सवाल है कि इनिशियल मोमेंटम कितना होएगा. ना ये थोड़ा सा एरर हैंडलिंग उस पर हो जाएगा. एरर जो हमने सीखा है एरर एनालिसिस करना, उसके बेसिस पे भी सवाल ही सॉल्व होएगा, तो ध्यान दीजिएगा. अपना जो रिलेशन है हम ये कहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी. तो अगर हम यहाँ पे जो डेल्टा लैम्डा की अगर हम बात करें एरर एनालिसिस करके, सो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी. ये आपकी पी में जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा. नाउ ये जो है अगर आप परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है, दिस इज 0.5. तो इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हैं दोनों तरफ. ये वैल्यू अपने को दे रखी है 0.5%. सो देखिए इसकी वैल्यू हो गई 0.5 विल बी इक्वल टू डेल्टा पी जो है वो हमें स्मॉल चेंज जो है वो पी दिया है, छोटा सा चेंज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू आपकी एक काम करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू जो है उसे P1 लिख लेते हैं, पी नॉट कह देते हैं. ओरिजिनल वैल्यू पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ पी नॉट को इधर ले आते हैं. सो आपका जो ओरिजिनल पी नॉट है दैट विल बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय एक मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.5. ना 0 पॉइंट का मतलब 0.5 का मतलब हुआ आपका हाफ. तो यानी कि जो ओरिजिनल पी नॉट है उसकी वैल्यू हो गई 200 पी. ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू रही होगी. तभी जो आपने चेंज किया, मान लो इसको आपने पी से चेंज किया, तो वैल्यू हो जाएगी 201 या फिर 199. और अगर चेंज देखेंगे तो 1 में जो चेंज आया है 1 डिवाइड बाय 200 0.5% होएगा. सो जो सोचा जो समझा वो सब सही किया हमने. सो यहाँ पे थोड़ी सी कभी कभी कैलकुलेशन हो जाती है. थ्योरेटिकल सवाल के लिए तो पूरी थ्योरी हमने कवर की है. सवाल मैंने आपके लिए मोस्टली यहाँ पे कैलकुलेटिव ले लिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए. इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा. एक सवाल मिनिमम 2 इसके डेफिनेटली आते हैं. ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट.